हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण को एक महत्वपूर्ण अध्ययन के रूप में माना जाता है। प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण का प्रयास किया जाता रहा है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु के द्वारा शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया और इस वर्गीकरण में सरकारी निर्णय प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया। हालांकि इस वर्गीकरण की आलोचना भी की गई, लेकिन 19वीं शताब्दी तक प्लेटो और अरस्तु के द्वारा किए गए वर्गीकरण से अधिक सुसंगत वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं हो सका। 20वीं शताब्दी में विभिन्न विद्वानों के द्वारा शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण के क्षेत्र में एक प्रतियोगिता से प्रारंभ हो गई। आज के इस वीडियो में हम लोग सरकारों के प्रमुख परंपरागत वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा जो शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के द्वारा जो सरकारों का वर्गीकरण किया गया उसका आधार बनाया गया व्यक्तियों की संख्या को और शासन की विधि सम्मत या विधि विहीनता को। व्यक्तियों की संख्या जो सरकारी निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखिए, इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि व्यक्तियों की संख्या और वो विधि सम्मत है या विधि विहीन है। अगर एक व्यक्ति का शासन है और वो विधि सम्मत है, विधि के अनुसार चल रहा है, तो उसको वैध राजतंत्र का नाम दिया गया। और अगर वो विधि विहीन है, वहां पर विधि का शासन नहीं चल रहा है, कानून का शासन नहीं चल रहा है, तो वहां पर निरंकुश तंत्र होगा। अगर कुछ व्यक्तियों का शासन है और वो विधि के अनुसार चल रहा है तो उसको कुलीन तंत्र कहा गया, और अगर वो विधि विहीन है तो उसको वर्ग तंत्र कहा गया। प्लेटो ने कहा कि अगर अनेक व्यक्तियों की संख्या के द्वारा शासन का संचालन किया जा रहा है और वो वैध है, विधि सम्मत है, तो उसको वैध लोकतंत्र, और अगर वो विधि विहीन है तो वो स्वेच्छाचारी लोकतंत्र होगा। तो इस प्रकार से प्लेटो के द्वारा जो सरकार का वर्गीकरण किया गया उसमें व्यक्तियों की संख्या को और विधि सम्मत या विधि विहीनता को आधार बनाया गया। अब हम लोग देखेंगे अरस्तु के द्वारा जो सरकारों का वर्गीकरण किया गया था वो किस प्रकार का था। यूनानी दार्शनिक अरस्तु के द्वारा शासन व्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया उसमें उन्होंने आधार बनाया सरकारी निर्णय प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की संख्या को और इसी के साथ साथ शासन का शुद्ध या अशुद्ध रूप के बारे में। तो उनका ये मानना था कि जो व्यक्तियों की संख्या है, अगर एक व्यक्ति के द्वारा शासन संचालन किया जा रहा है और वो शुद्ध रूप से किया जा रहा है, यानी कि वो सार्वजनिक हित में किया जा रहा है, तो उसका उन्होंने राजतंत्र कहा। और अगर वो सार्वजनिक हित में न किया जा करके स्वयं के हित में किया जा रहा है तो उसको उन्होंने निरंकुश तंत्र कहा। अगर कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन संचालन में भाग लिया जा रहा है और शुद्ध रूप में है तो उन्होंने कुलीन तंत्र कहा, और अगर कुछ व्यक्तियों के द्वारा अशुद्ध रूप से स्वयं के हित में शासन किया जा रहा है तो वो वर्ग तंत्र होगा। अनेक व्यक्तियों का अर्थात जनता की बहुसंख्या के आधार पर अगर शुद्ध रूप से शासन किया जा रहा है तो वो संयत लोकतंत्र होगा, और अगर जनता की बहुसंख्या पर आधारित लोगों के द्वारा अशुद्ध रूप से स्वयं के हित में शासन किया जा रहा है तो उसका उन्होंने नाम दिया कुलोकतंत्र, भीड़ तंत्र या लोकतंत्र। अरस्तु ने शासन व्यवस्थाओं का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये कहा कि कोई भी शासन व्यवस्था जो है वो परिवर्तित होती रहती है। अगर एक व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक हित में कार्य किया जा रहा है तो वो राजतंत्र है, लेकिन धीरे धीरे राजतंत्र में कमियां आएंगी और वो निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। और जब निरंकुश तंत्र के अंतर्गत स्वयं के हित में शासन किया जाएगा तो उसमें कुछ लोगों के द्वारा कुलीन तंत्र की स्थापना की जाएगी, और जब कुलीन तंत्र के अंदर दोष आएंगे तो वो वर्ग तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। और जब कुछ वर्ग के द्वारा शासन किया जाएगा अपने हित में तो फिर जनता की बहुसंख्या के द्वारा संयत लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, और इसके अशुद्ध रूप में कुलोकतंत्र आएगा, और इसके बाद फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा राजतंत्र की स्थापना होगी। इस प्रकार से शासन व्यवस्थाओं का ये चक्रीय सिद्धांत जो है वो चलता रहेगा। अरस्तु के द्वारा किए गए शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण की आलोचना भी की गई और ये कहा गया कि इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था ये नगर राज्यों को ध्यान में रख के किया गया था, वर्तमान समय में बड़े बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि उन्होंने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहा गया है, जबकि लोकतंत्र वर्तमान समय में अच्छी शासन व्यवस्थाओं में माना जाता है। और इसी के साथ साथ उनके द्वारा सरकार और राज्य में अंतर नहीं किया गया था। विभिन्न विद्वानों के द्वारा अरस्तु के शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण की आलोचना करने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के द्वारा किया गया वर्गीकरण एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण था जो कि आगे आने वाले राजनीतिक विचारकों के लिए मार्गदर्शक बना। अब हम लोग देखेंगे पोलिबियस के द्वारा शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। पोलिबियस ने जो वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने शासन तंत्र के 3 विशुद्ध और 3 विकृत रूप बताए। उन्होंने कहा कि राजतंत्र जो है
वो शासन का विशुद्ध रूप है और इसी का विकृत रूप जो है वो निरंकुश तंत्र है। इसी प्रकार अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र शासन का विशुद्ध रूप है, जिसका विकृत रूप है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र। नंबर 3, प्रजातंत्र, जहां शासन का विशुद्ध रूप है वहीं पर भीड़ तंत्र शासन तंत्र का विकृत रूप है। अरस्तु की भांति उन्होंने भी जो है परिवर्तन चक्र को स्वीकारा कि जो भी शासन व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होता है और वो राजतंत्र से निरंकुश तंत्र की तरफ, निरंकुश तंत्र से अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र की ओर, कुलीन तंत्र से धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र की ओर, और वर्ग तंत्र से प्रजातंत्र की, और प्रजातंत्र से भीड़ तंत्र की ओर, और भीड़ तंत्र से पुनः राजतंत्र की ओर। इस प्रकार से एक जो है वो चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। उन्होंने स्थिर शासन के लिए एक मिश्रित संविधान की बात को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि जो भी सरकार है उसके जो अच्छी जो उसकी व्यवस्थाएं उसको लेना और जो उसकी विकृत व्यवस्थाएं उनको छोड़ देना। इस प्रकार से अगर शासन व्यवस्थाओं को संचालन किया जाएगा तो वो निश्चित रूप से सफल शासन व्यवस्था कही जाएगी। अब हम लोग सिस्लो और मैकियावेली के द्वारा सरकारों के वर्गीकरण पर एक निगाह डालते हैं कि रोमन विचारक सिस्लो के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया इसमें उन्होंने सरकार को 3 भागों में बांटा और वो 3 भाग थे राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। उनका यह मानना था कि कोई भी सरकार हो वो कुछ समय के बाद अपने भ्रष्ट रूप में रूपांतरित हो जाती है और इसको रोकने के लिए मिश्रित संविधान आवश्यक है। उन्होंने रोमन संविधान को सबसे उत्तम और मिश्रित संविधान बताया। मैकियावेली के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसमें मैकियावेली ने सरकारों का जो वर्गीकरण किया उसमें आदर्श समाज की स्थापना का उद्देश्य था कि कैसे आदर्श समाज स्थापित होगा और इसके लिए वही सरकार अच्छी होगी जो आदर्श समाज को स्थापित कर सके। उन्होंने सरकार के सामान्य रूप या शुद्ध रूप और विकृत रूप और अशुद्ध रूप में उसको वर्गीकृत किया। उनका ये मानना था कि राजतंत्र जो है वो एक शुद्ध रूप है, सामान्य रूप है, जिसका विकृत रूप जो है वो आततायी तंत्र है। इसी प्रकार कुलीन तंत्र एक शुद्ध रूप है जिसका अशुद्ध रूप वर्ग तंत्र है। गणतंत्र जो है वो एक शुद्ध रूप है और उसका विकृत रूप है भीड़ तंत्र या लोकतंत्र। इन्होंने भी कहा कि जो मिश्रित सरकार है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। अपनी पुस्तक प्रिंस में उन्होंने राजतंत्र का और डिस्कोर्सेस में गणतंत्र का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से मैकियावेली का जो वर्गीकरण था वो एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए किया गया था। अब एक निगाह डालते हैं जीन बोधा के वर्गीकरण पर, आइए देखते हैं। जीन बोधा ने जो वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने अपने वर्गीकरण का आधार बनाया व्यक्तियों की संख्या को जिनके पास संप्रभुता केंद्रित होती थी। अर्थात अगर एक व्यक्ति में संप्रभुता केंद्रित है तो राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों में संप्रभुता केंद्रित है तो वो कुलीन तंत्र, और सबके पास संप्रभुता केंद्रित है तो वो प्रजातंत्र। उन्होंने राज्य के 3 प्रधान रूप बताए, शुद्ध राजतंत्र, तानाशाही राजतंत्र और निरंकुश राजतंत्र। तो इस प्रकार से जीन बोधा का वर्गीकरण था। अब आइए देखते हैं हम लोग हाब्स, लॉक और रूसो के द्वारा जो सरकारों का वर्गीकरण किया गया था। हाब्स, लॉक और रूसो द्वारा सरकारों के वर्गीकरण को अगर हम देखें तो हाब्स ने अपने वर्गीकरण का आधार जो बनाया वो संप्रभुता धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या को बनाया। लॉक ने यह कहा कि सरकार का स्वरूप जो है वो बहुमत द्वारा अपनी शक्ति के प्रयोग करने पर निर्भर करता है। अर्थात बहुमत या समुदाय द्वारा सत्ता स्वयं रखना या हस्तांतरित करना और उसके आधार पर सरकार का क्या स्वरूप होगा। तो पहला था कि सत्ता स्वयं रखना और स्वयं के द्वारा निर्मित कानूनों के पालन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना। अगर ये व्यवस्था है तो उसको जनतंत्र है कहा। सत्ता कुछ लोगों को सौंप देना वर्गतंत्र, और सत्ता एक व्यक्ति को सौंपना राजतंत्र। तो इस प्रकार से बहुमत या समुदाय द्वारा सत्ता को स्वयं रखने में या उसको हस्तांतरित कर देने के बाद सरकार के स्वरूप का निर्धारण होता है। रूसो के अनुसार शासन शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो कितनी संख्या में है। अगर एक व्यक्ति के पास है तो राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों के पास है तो कुलीन तंत्र, और अगर बहुमत के पास है तो जनतंत्र। अर्थात रूसो ने जो सरकार का जो वर्गीकरण किया उसमें संख्या को आधार बनाया। तो इस प्रकार से हाब्स, लॉक और रूसो के वर्गीकरण में हम अगर देखें तो जो लॉक थे उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र को सरकार का सबसे अच्छा रूप बताया, और रूसो ने जो मिश्रित सरकार है उसका उल्लेख किया कि मिश्रित सरकार होनी चाहिए। अब इसके बाद मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो सरकारों का वर्गीकरण किया गया उस पर एक निगाह डालते हैं, आइए देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा सरकारों का जो वर्गीकरण किया गया वो अरस्तु से मेल खाते हुए भी उससे दूर था, उससे भिन्न था। मॉन्टेस्क्यू ने जो परंपरागत वर्गीकरण था जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र की बात कही जाती थी उससे उसने उसको दूर रखा। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 रूप बताए, गणतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही। गणतंत्र को उसने फिर 2 रूप बताए, प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो सरकार है उसमें जो मौलिक सिद्धांत पाए जाते हैं उसमें उसकी क्या श्रेणी है, वो किस भूभाग के लिए पर्याप्त है और सरकार की स्थिति क्या होती है
इस प्रकार का एक वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो गणतंत्र की सरकार होती है, गणतंत्र, उसमें जो मौलिक सिद्धांत पाए जाते हैं वो शील, प्रेम, राजनीतिक ईमानदारी आदि आदि। गणतंत्र को भी उन्होंने दो और उपविभागों में बांटा, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र। लोकतंत्र में उनका मानना था कि यहाँ पर शील का पूर्ण रूप से पालन करने का सिद्धांत अपनाया जाता है और कुलीन तंत्र में शील संयम में व्यक्त होता है। श्रेणी में इसको श्रेष्ठ श्रेणी में रखा है, जिसमें व्यक्तियों के मानसिक विकास का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये छोटे भूभाग के लिए व्यवहारिक होता है। अगर सरकार की स्थिति इसको देखें तो ये विशाल राज्यों में चूंकि असंभव है, इसलिए उन्होंने इसको अव्यवहारिक बताया। दूसरा, राजतंत्र। राजतंत्र का जो मौलिक सिद्धांत है वो सम्मान और गौरव पर आधारित है। इसकी जो श्रेणी है वो उन्होंने कहा कि निम्न श्रेणी, निम्नता श्रेणी में बताया है, और इसके लिए सामान्य भूभाग पर्याप्त है, ये व्यवहारिक है। निरंकुश तंत्र के उन्होंने कहा कि ये भय के सिद्धांत पर आधारित है, जहां पर शासन की जो स्वेच्छाचारिता है शासक की, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, और ये निष्कृष्टता की श्रेणी में आता है, बड़े साम्राज्य के लिए उपयुक्त है। इसमें धन, वाणिज्य और उद्योग को खतरा है। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि कोई भी सरकार गणतंत्र से राजतंत्र की ओर जब आती है तो वो श्रेष्ठता से निम्नता की श्रेणी में आती है, और जब राजतंत्र से निरंकुश तंत्र की तरफ आती है तो वो निम्नता से निष्कृष्टता की ओर जाती है। तो इस प्रकार से मॉन्टेस्क्यू का जो वर्गीकरण था उसमें जो सरकार थी उनके मौलिक सिद्धांतों और उनके आधार पर उनकी श्रेणी, भूभाग और सरकार की स्थिति पर विचार किया गया था। अब इसके बाद जर्मनी के राजनीतिक विचारक वान मोहल के द्वारा जो सरकारों का वर्गीकरण किया गया था उस पर एक निगाह डालते हैं। आइए देखते हैं। वान मोहल का वर्गीकरण हम देखें तो इन्होंने अपने वर्गीकरण में ऐतिहासिक स्वरूपों को विशेष महत्व दिया। इन्होंने जो वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने बताया कि जो राज्य है उसमें कुलपति तंत्र अगर है तो वहां पर एक ऐसा राज्य है जहां पर जो कबीले का नेता है वो जन समुदाय में पिता के समान शासन करे, वो कुलपति तंत्र। देवतंत्र, सत्ता ऐसे व्यक्ति के अधीन हो जिसे प्रजा ने ईश्वर का प्रतिनिधि माना हो। पैतृक वंश क्रमानुगत, अर्थात सत्ता ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसको राज्याधिकार वंश क्रमानुगत आधार पर प्राप्त हो। प्राचीन राज्य, ऐसे राज्य जो प्राचीन काल से विद्यमान थे, जैसे यूनान या रोम आदि। वैध राज्य, यानी ऐसे राज्य जिनकी शक्ति का निर्धारण कानून के द्वारा निर्धारित होता हो। निरंकुश राज्य, ऐसा राज्य जहां पर कानून से नहीं बल्कि स्वेच्छाचारिता के अनुसार शासन संचालित हो। तो वान मोहल का जो वर्गीकरण था वो अगर देखा जाए विशेष रूप से तो वो ऐतिहासिक स्वरूपों को विशेष महत्व प्रदान करते थे। जेलिनेक का वर्गीकरण हम देखेंगे। जेलिनेक ने सरकार के दो रूप बताए, एक तो राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र की श्रेणियों में उन्होंने कहा कि पहला जो है वो देवतंत्र है। देवतंत्र मतलब ये कि ऐसा राजा जो दैवी अधिकार से परिपूर्ण हो। दूसरा वंश क्रमानुगत, अर्थात राज्य शक्ति जो है वो वंशानुक्रम द्वारा दूसरे को हस्तांतरित होती हो। नंबर 3 निर्वाचित राजतंत्र, अर्थात जिसमें राजा का चुनाव होता हो। नंबर 4 निरंकुश राजतंत्र, अर्थात राजा अपने हित में कार्य करे, सार्वजनिक हित में काम न करते हुए अपने हित में कार्य करे। और 5वां वैधानिक राजतंत्र, अर्थात जिसमें राजा नाम मात्र का होगा और वहां पर जो राज्य संचालन होगा वो विधि के द्वारा किया जाएगा। राजतंत्र के बाद जेलिनेक ने सरकार के दूसरे स्वरूप का वर्णन किया है जिसको उन्होंने गणतंत्र कहा है। गणतंत्र के दो रूप बताए हैं, एक पहला प्रजातंत्रात्मक गणराज्य जिसमें राज्य जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से किया जाता हो, और दूसरा कुलीन तंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात जिसमें राज्य शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष द्वारा किया जाता हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जेलिनेक ने जो सरकारों का वर्गीकरण किया है उसमें राजतंत्र और गणतंत्र की अलग अलग श्रेणियां बता करके उनका उल्लेख किया है। अब हम लोग देखेंगे वेट्स का वर्गीकरण। वेट्स ने सरकार का जो वर्गीकरण किया है उसमें गणतंत्र, धर्मतंत्र, राजतंत्र, एकात्मक राज्य, मिश्रित या संयुक्त राज्य, संघ राज्य और परिसंघ की बात कही है। ब्लंसली ने जो अपना वर्गीकरण किया है उसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जनतंत्र और देवतंत्र की बात कही है। उनका ही मानना था कि देवतंत्र जो है वो सबसे अच्छा सार्वजनिक हित के लिए शासन होता है, लेकिन राजा जो ईश्वर का प्रतिनिधि जब सार्वजनिक हित के बजाय अपने हित के लिए काम करने लगता है तो इसी का विकृत रूप जो है वो उपासक तंत्र है। तो अभी हम लोगों ने विभिन्न वर्गीकरणों को देखा। इन परंपरागत वर्गीकरणों की आलोचनाएं भी हुई। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनकी किन आधार पर आलोचनाएं हुई हैं। परंपरागत वर्गीकरण की आलोचनाएं की गई। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने परंपरागत वर्गीकरण की आलोचनाएं इस आधार पर की कि ये वर्तमान शासन प्रणाली जो कि बहुत जटिल है उसको समझने में असमर्थ है।
दूसरा उनका कहा गया कि इसमें सरकार के ढांचे या सरकार के विभिन्न अंगों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन उन अंगों की जो विभिन्न भूमिकाएं हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। राजनीतिक प्रणाली के गतिशील तत्व जो हैं, जैसे राजनीतिक संरचनाएं हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं हैं, इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारकों ने परंपरागत वर्गीकरण की आलोचनाएं की, लेकिन इसी के साथ हमको ये स्वीकार करना होगा कि सरकारों के वर्गीकरण में परंपरागत वर्गीकरण का अपना अलग महत्व है। परंपरागत वर्गीकरण ने आगे आने वाले राजनीतिक विचारकों को एक मार्ग प्रशस्त किया और सुव्यवस्थित सुसंगत वर्गीकरण कर आगे आने वाले राजनीतिक विचारकों को एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करके दी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्लेटो, अरस्तु, पोलिबियस, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि राजनीतिक विचारकों द्वारा सरकारों के परंपरागत वर्गीकरण का उल्लेख किया। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।